सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, मेरे संस्थान से और मेरे से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों। मैं मेरे इस चैनल से अनिल कुमार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, कुछ चीजें आती हैं आपके माध्यम की, जो सूचनाएं हमें मिलती हैं, हम उनमें और बेहतर सुधार कर देते हैं। कल 2 कमेंट हमें मिले। एक तो ये मिला कि सर, कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा ने की, तो ये हाजी फौज जो थे ये कहाँ से आ गए? देखो, कोटा प्रजामंडल की गठन की सारी प्रक्रिया जितनी वो थी वो हाजी मोहम्मद की थी, जो बंबई के अंतर्गत इसकी पूरी योजना बनाई थी। और प्रजामंडल आंदोलन का जब गठन हुआ था कोटा क्षेत्र में 1936 जो है, उसके अंतर्गत हाजी मोहम्मद में इसकी पूरी प्रक्रिया बनी थी। और फिर नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। जब वही चीज जैसे अध्यक्ष बलवंत राय मेहता रहे थे और मेवाड़ प्रजामंडल के मूल सूत्रधार जो थे वो माणिक्यलाल वर्मा थे। तो मूल सूत्रधार तो वो तो आप कहेंगे यहाँ पर नैनूराम शर्मा ही, और ये फर्स्ट ग्रेड में भी यूं पूछा गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज है, आपको दोनों साथ मिलते हैं, संस्थापक पूछा जाए तो वही आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि मैंने जब बीकानेर प्रजामंडल करवाया तो उसमें संवैधानिक मताधिकार समिति, देखो 43 में इनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, उस समय शासक थे गंगा सिंह। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा संवैधानिक और मताधिकार समिति की प्रक्रिया या स्वीकृति किसने दी, तो उसके अंतर्गत आप गंगा सिंह है। लेकिन संवैधानिक और मताधिकार समिति को व्यवस्थित रूप से जो कानूनी तौर पर जो मान्यता मिली, शुरुआत हुई, वो शार्दुल सिंह के समय। खैर अक्सर नहीं आते ऐसे, लेकिन फिर भी आपका पूछने का जो था वो बढ़िया था। फिर भी कुछ पढ़ने वाले बच्चे इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कई चीजें हम बीच बीच में समझाते हैं तो वो आपको कई बार अच्छी नहीं लगती, तो हम क्या कहते हैं कि जी नहीं सकते तो जीने की तमन्ना छोड़ दो, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दो, फूल थे हम और पढ़ाने वालों ने और पढ़ने वालों ने हमें कांटा बना दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। तो ये सारी चीजें हैं, वो आपके साथ आएंगे। मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, फरीदाबाद रहो। अब देखिए, हम आते हैं बिंदु पर। कल वाला जो टॉपिक चल रहा था सहायक संधि प्रथा के बाद, फिर वो थोड़ा टॉपिक रह गया था। उसका दूसरा कारण गोद निषेध प्रथा था। जिस वीडियो में मैंने ये बता दिया था कौन कौन से क्षेत्रों में गोद निषेध प्रथा लागू की गई थी। लेकिन राजस्थान में गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत जो राज्य आया था वो करौली आया था। क्योंकि करौली के शासक कौन थे, तो करौली के शासक नरपाल सिंह थे। नरपाल सिंह जो थे वो करौली के शासक थे, और इस नरपाल सिंह ने गोद ले लिया था किसको? मदनपाल सिंह को। लेकिन इनके रिश्ते अंग्रेजों से मधुर थे, इसलिए क्या किया कि 1952 में इसका निर्णय कौन करती थी? कोलकाता परिषद करती थी। उस कोलकाता परिषद के द्वारा इसका निर्णय किया गया और 52 में इसको इस क्षेत्र से हटा दिया गया था। उस समय पहले मैंने बताया लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1832 में यहाँ पर एजीजी कार्यालय खोला गया। पहला कार्यालय 1832 में अजमेर में खोला गया, लेकिन ग्रीष्म काल के लिए 1845 में इसका दूसरा कार्यालय माउंट आबू में खोला गया। माउंट आबू राजस्थान की पहली नगर पालिका है। राजस्थान की प्रथम नगर पालिका कौन सी है? तो माउंट आबू क्षेत्र का नाम आप इसके अंतर्गत लिखो। दूसरी 1864 में भीलवाड़ा में वनस्पति घी का पहला कारखाना लगा था। जैसे आप श्लोक सुनते हो, खाओ गगन रहो मगन, ये 1864 की ही बात थी। तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। उस समय अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा राजपूताना के शासन संचालन के लिए एक रेजिडेंसी की स्थापना की गई, एक रेजिमेंट बनाई गई थी। और उस रेजिमेंट को बनाने वाले ऑक्टरलोनी थे। कौन थे? ऑक्टरलोनी। ये क्या बनाई थी? रेजिडेंसी बनाई थी। और इसे बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑक्टरलोनी थे। ऑक्टरलोनी ने ये रेजिडेंसी कब बनाई थी? 1836 ईस्वी के अंतर्गत इन्होंने 18 ईस्वी के अंतर्गत इन्होंने बनाई थी, ऑक्टरलोनी नामक व्यक्ति के द्वारा। दूसरी बात, यहाँ पर 1832 में एजीजी पद बना, 45 में उसका मुख्यालय चेंज हो गया था। ये इसी रेजिडेंसी के हिस्से थे वो एजीजी कार्यालय जो थे। फिर एरिकिडसन महोदय ने ब्यावर को बसाया।
1832 में एरिकिडेसन महोदय ने ब्यावर को बसाया था और ये ब्यावर बहुत बड़े केंद्र के रूप में बन गया। जैसे ब्यावर जो है वहां पर सूती वस्त्र उद्योग की पहली मील है, ब्यावर है जहां पर पहली लिथो प्रेस 1864 में लगी। ब्यावर की दूसरी चीज है कि भाई ब्यावर जो क्षेत्र है वहां पर पहली बार अरुणा राय ने तिलोनिया गांव से, कौन से गांव से? तिलोनिया गांव से सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो था वो जारी यानी कि इनके द्वारा किया गया था। तो ब्यावर एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जो क्षेत्र था वो बन गया था। लेकिन इस समय क्या था, अजमेर एक चीफ कमिश्नरी था। तो चीफ कमिश्नरी अजमेर कब बना? तो आप इसमें लिखेंगे अजमेर चीफ कमिश्नरी बना और ये बना 1871 ईस्वी के अंतर्गत चीफ कमिश्नरी के रूप में बना। रिचर्ड कटिंग जो थे, नाम क्या उसका? रिचर्ड कटिंग नाम का जो व्यक्ति था, वो रिचर्ड कटिंग नाम के व्यक्ति ने 1871 ईस्वी के अंतर्गत अजमेर में चीफ कमिश्नरी की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो ये तीन बातें आपके जीवन दर्शन के रूप में आई कि ये चीफ कमिश्नरी। लेकिन एक शब्द पूछा जाता है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश था, स्वतंत्रता के समय यहाँ का चीफ कमिश्नर कौन था? या स्वतंत्रता के समय यहाँ का जो ब्रिटिश था वो हीरानंद रूपचंद नाम, शिवदानी नाम का व्यक्ति था। तो आप क्या लिखेंगे? हीरामल रूपचंद शिवदानी था। ये उस समय जो था वो इसका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में ये चीज यहाँ पर आती है। तो ये सहायक संधि प्रथा और उसके बारे में क्वेश्चन आपके स्टार्ट हुए थे। अब दूसरी बात आती है कि 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति का तीसरा प्रभावी कारण क्या रहा? तो 1857 की क्रांति का तीसरा प्रभावी कारण रहा भू राजस्व व्यवस्था की पद्धतियां। यानी इस इतने बड़े विद्रोह का तीसरा प्रभावी कारण रहा, और तीसरा प्रभावी कारण रहा कि भू राजस्व व्यवस्था की पदवियां इसका प्रमुख कारण रही। ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था की पहली पद्धति आई थी जिसको कहते हैं स्थायी बंदोबस्त पद्धति। इसका दूसरा नाम जमींदारी व्यवस्था, इसका तीसरा नाम ईस्ट मरारी व्यवस्था। इसको लाने का श्रेय किसको है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को है इसको लाने का श्रेय। कब लाए थे? 1793 ईस्वी के अंतर्गत लाए थे। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं उनके द्वारा ये लाई गई थी। जमींदारी व्यवस्था थी, ईस्ट मरारी व्यवस्था थी। ये 19% क्षेत्र में लागू हुई थी। बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा क्षेत्र में ये लागू हुई थी। तो कहां कहां ये लागू हुई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा सहित भारत के 19% क्षेत्रफल पर ये भू राजस्व व्यवस्था क्या हुई थी? लागू हुई थी। इस भू राजस्व व्यवस्था की एक कमी थी सूर्यास्त विधि। सूर्यास्त विधि क्या था कि जिस तारीख तक कर निर्धारित होता था, मान लो कर देने की तारीख 6 तारीख है, अगर उसका सूर्य अस्त हो गया और जब तक अगर आपने कर नहीं दिया तो यानी आपकी जमीन या भूमि जो थी वो हड़प ली जाती थी। इसको सूर्यास्त विधि कहते थे। इसलिए इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा इसके अंतर्गत शोषण होता था। तो एक तो इन इलाकों के अंतर्गत तो ये मुख्य कारण रहा कि जनता जो उन्होंने ये प्रथाएं लेके आई उसका विरोध कर रही थी, उनको स्वीकार नहीं कर रही थी। तीसरी बात देखिए, इसके अंतर्गत है रेत वाड़ी बंदोबस्त। रेत शब्द का अर्थ होता है किसान या कृषक। क्या होता है? किसान ओब्लिक कृषक होता है, जो खेती करने वाला होता है उसको आप किसान कहते हैं, कृषक कहते हैं। ये आई थी 1792 ईस्वी के अंतर्गत मद्रास प्रेसिडेंसी। कब आई? 1792। कहां पर आई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में आई थी। कौन से स्थान पर? बारामूला स्थान पर। कौन से स्थान पर आई थी? बारामूला जो क्षेत्र है उस बारामूला नामक स्थान पर ये आई थी। देखो इसके अंतर्गत क्या था कि इसमें जमींदार को हटा दिया गया। किसको हटा दिया? जमींदार को हटा दिया।
और जमींदार की जगह किसको ले लिया, सीधा किसान से सीधे रिश्ते स्थापित कर लिए थे। लेकिन रेतवाड़ी बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय किसको जाता है, तो इसके ऊपर सबसे पहले जो लागू करने वाले कैप्टन रीड थे। कौन थे भाई? कैप्टन रीड महोदय थे, जिन्होंने इसको क्या किया था, लागू किया था। लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप जो लेके आया था, बहुत ही गजब की चीजें बता रहा हूं, वास्तविक स्वरूप जो सामने लेके आया था वो मुनरो लेके आया था। कौन लेके आया था? मुनरो लेके आया था। और इसको महाराष्ट्र में लागू किया वो एलिफिसेंट ने किया था। एलिफिसेंट जो था, उस एलिफिसेंट ने इसको कहां लागू किया था? महाराष्ट्र में लागू किया था। तो महाराष्ट्र में लागू करने का श्रेय किसको था? एलिफिसेंट। लेकिन आपसे पूछा जाए, शुरू में सिर्फ एक ही परगने में आया थी, ये बारामूला में, फिर ये यानी कि मद्रास भी हुई, महाराष्ट्र में भी होगी, लेकिन ये महाराष्ट्र में लागू की थी। एलिफिसेंट ने वास्तविक रूप मुनरो ने और कैप्टन रीड थे, उन्होंने इसको लागू किया था उस समय। अगली जो बंदोबस्त आपकी आती है, जिसके कारण भी विद्रोह हुआ था, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, पढ़ना आप इसको गजब से, और उसका नाम है महाल वाड़ी बंदोबस्त। ये महाल शब्द का अर्थ होता है गांव, कबीला, या करते हो समूह है, यानी उसका एक साथ कर निर्धारण करना। उसका क्या करना? एक साथ कर निर्धारण करना, और उस पर अधिकारी होते थे, वो उसको ले लेते थे। महालवाड़ी यानी एक गांव, कबीला और समूह होता था, उसकी पूरी भूमि थी, उसको सामूहिक रूप से एक साथ कर लेते थे और उस पर कर निर्धारित कर देते थे। इसके जो जन्मदाता हैं वो इंग्लैंड के दो अर्थशास्त्री थे, एक रिकार्डो और एक माल्थस। यानी इसके जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता हैं रिकार्डो और माल्थस। कौन है भाई? माल्थस है। तो माल्थस है, रिकार्डो है, ये कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। उन्होंने पहली बार ये लाए थे कि आपको अगर एक सामूहिक रूप से आप कर निर्धारित करते हो, उस एरिया का सर्वे करते हो, तो आपको वहां पर बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। और इसको भारत में कितने परसेंट पर लागू किया गया? 30% क्षेत्र के ऊपर इसको लागू किया गया था। आगरा और अवध क्षेत्र इसमें शामिल हुए थे। कौन कौन से? आगरा व अवध। ये वो अवध है जिस पर 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर, यानी कि राज्य ब्रिटिश साम्राज्य ने मिलाया था अवध को। किसने? यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा दिया था। उसके बाद तो कैनिंग आ ही गए थे, तो इसने कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया था। अवध के राजा बिजारिस 4 साल के थे और उसकी माता थी बेगम हजरत महल, वो उसकी क्या थी? शिक्षिका थी। तो अवध और आगरा क्षेत्र में लागू हुई 30% क्षेत्र में। 1819 ईस्वी के अंतर्गत होस्ट मैकेजी जो थे, इन्होंने व्यवस्थित रूप से भारत में लागू किया था। इन दोनों ने प्रयोग इंग्लैंड में किया था, माल्थस ने और इन्होंने, और फिर आगरा में। फिर यहाँ पर जिसने व्यक्ति होस्ट मैकेजी जो व्यक्ति थे, होस्ट मैकेजी ने इसे 1819 ईस्वी के अंतर्गत भारत में लगाया था, या भारत में होस्ट मैकेजी ने इसको लागू किया था। दूसरी बात आती है कि इसका क्षेत्र कौन सा रहा? होस्ट मैकेजी ने जैसे आगरा और अवध के बाद में ये मध्य प्रांत के अंतर्गत भी विकसित हुई थी, पंजाब क्षेत्र में भी इसको विकसित की गई थी। लेकिन इसका एक नुकसान हुआ। जैसे पहली वाली स्थायी बंदोबस्त में तो ठेका पद्धति हो गई, उसके अंतर्गत तो लूटो और खाओ, जमींदार भी लूट रहे, राजा भी। इसमें क्या हुआ कि किसान थे, उनकी ज्यादा से ज्यादा कर वसूल, उनका कोई मध्यस्थ नहीं रहा, पैसे देने वाला नहीं रहा। और इसके अंतर्गत क्या रहा? जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो क्या बन गए? हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इसमें ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ चुका था। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1857 की क्रांति के अंतर्गत ये एक बड़े आंदोलन के रूप में रहा और बड़ी व्यवस्थाओं के रूप में रहा था। अब अगली चीज क्या आती है कि 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति में गोद निषेध हो गया, सहायक संधि और प्रथा हो गया। उसके बाद में 1857 की जो क्रांति है, उस क्रांति के अंतर्गत कि एक नियम बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम सन 1850। क्या था? अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का है और अगर उस धर्म को छोड़कर
अगर वो हिंदू से मुस्लिम या ईसाई से मुस्लिम बन जाए, सॉरी मुस्लिम से ईसाई और हिंदू से ईसाई बन जाए, हम उसकी राज सत्ता उसको वापिस लौटा सकते हैं। तो ये भी लॉर्ड डलहौजी की गलत बात थी। अब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजस्थान में पहले पिंडारियों से और मराठों से दुखी थे, और अब 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों से परेशान हो चुके थे सामंत और ये जो भी थे। इन सभी ने क्या किया कि इस 1857 की क्रांति का जो प्रश्न था उसका यानी कि इन्होंने सबने विरोध किया कि भाई ये किस तरीके से ये आंदोलन पर मुक्ति पाई जाए। लेकिन एक बात आपसे और पूछी जाती है कि 1857 की क्रांति था क्या? हर चीज की डिटेल बता रहा हूं आपको, क्रांति थी क्या? अगर एक आप बात करेंगे कि क्या एक सैनिक विद्रोह था, अगर आप बात यहां करेंगे नहीं साहब ये सैनिक विद्रोह नहीं था, ये हिंदू मुस्लिम विद्रोह था, अगर आपको ये बात पूछी जाएगी, आपको पूछी जाएगी कि क्या ये राष्ट्रीय विद्रोह था, आपसे पूछी जाएगी क्या ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में था, और आपको सामंतों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं। तो जेम्स आउटड्रम है वो कहते हैं कि ये 1857 की क्रांति जो वो हिंदू मुस्लिम था। कौन है? जेम्स आउटड्रम, इसका नाम है जेम्स आउटड्रम। ये कहते हैं कि नहीं ये मुस्लिम और कुछ हिंदुओं के द्वारा किया गया विद्रोह था। कई जगह से भी कहते हैं कि असंतुष्ट हिंदुओं ने किया, और कई जगह कहते हैं नहीं असंतुष्ट हिंदुओं ने नहीं किया बल्कि असंतुष्ट मुस्लिमों ने यह विद्रोह किया, यह माना जाता है। फिर सैनिक विद्रोह सर जॉन सीले व सर जॉन लॉरेंस, ये भी बात यहां पर आती है कि क्या बता, ये कह रहे नहीं साहब इनका तो सैनिकों ने शुरू किया, वो मंगल पांडे था उसने शुरू कर दिया, एक छोटी सी चिंगारी से स्टार्ट पर बड़े स्तर पर फैल गया। फिर राष्ट्रीय विद्रोह है, ये ब्रिटिश इतिहासकार है बेंजामिन डिसरोली। कौन है भाई? बेंजामिन डिसरोली। ये कहते हैं कि भाई नहीं ये जो आंदोलन था ये क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह था। तो बेंजामिन डिसरोली कहते हैं कि भाई इसे राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरी बात यहाँ पर वीडी सावरकर है, उसे इसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। कौन है भाई? वीडी सावरकर। और वीडी सावरकर ने इसे क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। डब्ल्यू.डी. टेलर है, ये महोदय जो है वो सामंतों का विद्रोह करते हैं, सामंतों का विद्रोह करते हैं जो अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। यह भी अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, हिंदू मुस्लिम एकता का विद्रोह किसने कहा, सैनिक विद्रोह किसने कहा, इसे स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो प्रथम जो है वीडी सावरकर ने कहा। फिर अगर इसे सामंतों का विद्रोह किसने कहा तो डब्ल्यू.टी. टेलर है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इनसे एक बात कहते हैं कि एक विद्वान और है ये कहते हैं कि ये अवध के लिए तो स्वाधीनता संग्राम था। क्यों? क्योंकि अवध के लिए 1856 में जो शासन का वो लगाकर उसको यहाँ पर क्या किया था? शामिल किया गया। तो ये सारी बातें जो वो आपकी आती है। तो ये उसका सबूत था। अब अगला बिंदु देखिए, 1857 की क्रांति में कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो बड़ी ऐतिहासिक रही हैं, जो आज हमें बड़े ऐतिहासिक रूप से उस क्रांति की जानकारियां प्रदान करती है। काफी महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे अशोक मेहता की है महान विद्रोह नाम की पुस्तक है जो अशोक मेहता ने लिखी थी। तो उसके बाद में 1857 की क्रांति एस.एस. सेन ने लिखी थी। तो ये सारी पुस्तकें अभी आपके साथ जो है वो नियमित रूप से मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो 1857 की क्रांति की जो पुस्तक है उस क्रांति के अंतर्गत पहले प्रश्न जो पुस्तक है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये क्रांति थी। इस पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जो पुस्तक लिखी वो वीडी सावरकर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वीडी सावरकर ने लिखी थी। लंदन से वीडी सावरकर महोदय के द्वारा लिखी गई थी। दूसरी पुस्तक अशोक मेहता जिसने महान विद्रोह पुस्तक लिखी। अशोक मेहता ने महान विद्रोह पुस्तक लिखी।
महान विद्रोह पुस्तक लिखी। तीसरे नंबर की बात आती है तो यानी तीसरे एसएन सेन है, एसएन सेन नामक महोदय हैं जिसने 1857 लिखी। 1857 की क्रांति सिर्फ उन्होंने इस शब्दावली के रूप में उतना ही नाम उन्होंने दिया था। एसएन जो सेन है। आरजी मंजूमदार हैं, उसने सियोप म्यूनिटियम रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति आप कह सकते हो। तो यानी जो व्यक्ति है उसका नाम है आरजी मंजूमदार, जिसने लिखा सियोप म्यूनिटी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। अगर जैसे हिंदी में लिखोगे तो इसका सिपाही विद्रोह हो जाएगा, सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह पुस्तक तो किसने लिखी? आरजी मंजूमदार ने। 1857 अंग्रेजी में लिख दोगे 1857 की क्रांति है, सेन है। महान विद्रोह ग्रेट जो विद्रोह के नाम से लिख दोगे, और वीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से इसको संबोधित किया गया है। कहा जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? अगला बिंदु, ब्रिटेन में जो सरकार है वो सरकार है कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम कौन थे उस समय? परम स्टर्न थी। उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? बहुत गजब प्रश्न है। तो आप लिखोगे विक्टोरिया उस समय की महारानी थी। उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो वाइसराय कैनिंग थे। वाइसराय कैनिंग थे वो प्रथम वाइसराय, वह अंतिम गवर्नर जनरल थे। जनरल थे क्योंकि इसके बाद वाइसराय पद का सृजन हो गया था। इससे पहले वाले जैसे डलहौजी थे उनको गवर्नर जनरल ही कहते हैं। तो वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इस क्रांति के प्रतीक दो थे भी। एक तो था कमल का फूल, ये तो था राजाओं के लिए, सामंत व राजाओं को भेजा गया, राजा व सामंतों को। और एक था चपाती, आम जन को भेजा गया, ये दोनों प्रतीक कहां तैयार हुए? बिठूर गंगा तट पर तय हुए थे। कहा जाता है ये दोनों इसके महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में इस क्रांति के अंतर्गत आए थे। क्रांति की योजना कहां बनी? सारे कंपटीशन के बहुत 72 प्रश्न है। क्रांति की योजना लंदन में बनी थी। कहां बनी थी भाई? लंदन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? छात्रावास अधीक्षक में थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, वहां लंदन में इसकी योजना बनी। किसने बनाई थी? अजीमुजान खां व रामदोजी गुप्ते, इनके द्वारा इसकी योजना रखी गई थी। योजना के मुताबिक क्रांति का समय क्या रखा गया था? 31 मई। लेकिन क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत में आप लिखोगे 29 मार्च, यानी ये भव्य क्रांति उस समय शुरू हो गई थी। जब क्रांति शुरू हुई थी उस समय भारत के जो एजीजी थे वो कौन थे? हेनरी लॉरेंस थे। कौन थे भाई? हेनरी लॉरेंस थे। ये बात बड़ी मोस्ट है भाई, देखो फिर वो कल वाली तरह आप भेजोगे, ध्यान से देखना। हेनरी लॉरेंस थे उस समय, ये बात याद रखो। लेकिन हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई कहां? लखनऊ में। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्रांति के समय कार्यवाहक, क्रांति के समय क्या बनाया गया? कार्यवाहक। और क्रांति के समय कार्यवाहक जो गवर्नर था या एजीजी था वो बनाया गया था पैट्रिक लॉरेंस को। यानी पैट्रिक लॉरेंस तो कार्यवाहक बना था, पहले पैट्रिक हेनरी लॉरेंस थे।
लेकिन पहला एजीजी अगर आपसे पूछता है तो पहला एजीजी आप किसको लिखेंगे? 1832 ईस्वी के अंतर्गत पहला एजीजी मिला, और पहले एजीजी के रूप में जो हुआ है वो पहला एजीजी कौन हुआ है? सर लॉकेट। ये दोनों चीजें जो आपकी हैं ये काफी समय तक, या आप ये कह सकते हो कि जो जिस तरीके से आपको लिखना पड़ता है, तो ये 1857 की क्रांति का एक बड़ा जो बिंदु था, जो फ्रूट था, वो तैयार हुआ। अब मैं आपको आगामी जो बचे हुए समय में दो चीजें बताता हूँ, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसे आप ध्यान से देखना। 1857 की क्रांति में राजस्थान की परिप्रेक्ष्य की बात की जाएगी तो पहली बात तो यह कि छावनी कितनी है। पहले तो ये बता दूं छावनी किसे कहते हैं। छावनी जो है वो यानी जहां पर सैनिक की यूनिट रहती है उसके आसपास एक बस्ती का विकास हो जाता है और उसको छावनी एरिया कहते हैं। वर्तमान भारत के अंतर्गत छावनी कितनी है? 62। और छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? बोर्ड का अध्यक्ष कमांडिंग ऑफिसर होता है। जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। बाकी सदस्यों का चुनाव तो छावनी एरिया के लोग करते हैं और इस ऑफिसर का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। ये बहुत बढ़िया बात याद रखनी। उस समय राजस्थान के अंतर्गत कितनी छावनी थी? 6। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, सबसे बड़ी भी कह सकते हो आप इसे, सबसे बड़ी। दूसरी कौन सी थी? नीमच, जो वर्तमान में कहाँ है? MP। तीसरी कौन सी थी? खेरवाड़ा। चौथी कौन सी थी? देवली। पांचवी कौन सी थी? एलियनपुरा। और छठी कौन सी थी? कोटा, जहां पर सर्वाधिक इसका क्या रहा? प्रभाव रहा। इस क्रांति के दौरान राजस्थान में 5 पलटनें थी। पहली थी मेर पलटन। मेर पलटन का गठन 1823 और इसका मुख्यालय कहां रखा गया? ब्यावर। दूसरी थी शेखावाटी ब्रिगेड और इसकी स्थापना 1834, मुख्यालय इसका रखा गया था कहां पर? झुंझुनू। तीसरे नंबर के ऊपर आई थी जोधपुर कन्नी में, इसका गठन हुआ 1835, मुख्यालय जोधपुर था इसका मुख्यालय के रूप में। उसके बाद में अगली जो है कोटा का गठन 1838, मुख्यालय इसका कोटा रखा गया। और लास्ट आपकी MBC मेवाड़ भील को गठन 1841 और मुख्यालय इसका रखा गया था कहां पर? उदयपुर। ये इसके 5 प्रमुख छावनियां उस समय थी और ये 5 इधर से सेनाएं थी जिन्होंने इस क्रांति के अंतर्गत भाग लिया था या इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो ये सारी चीजें अब आती हैं। अब आपकी क्रांति का जो आगामी टॉपिक शुरू होगा उसमें आप क्रमबद्ध रूप से आएंगे। अगर इतनी चीजें आपको आती हैं तो आप वास्तव में ही क्रांति के बिंदु को सही तरीके से पढ़ रहे हो। आज 3 टॉपिकों पर विशेष फोकस करना, रेतवाड़ी, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, बौद्ध निषेध और कुशासन का आरोप लगाकर जो अवध को मिलाया गया। फिर उसके बाद में कौन सी स्थिति कहाँ रही है, कौन गवर्नर था, कौन प्रधानमंत्री था, कौन चीफ कमिश्नर था, कैसे गठन हुआ, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे तो बहुत बेहतर आगे की ओर आप बढ़ोगे। तो मैं सोचता हूँ मेरी क्लास बहुत ज्यादा आपको बढ़िया पसंद आई होगी और इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिए, आपका ये स्नेह और प्रेम जो है एक शिक्षा की थीम तो बढ़ा ही रहा है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कमेंट, आपके दिया गया सहयोग, आपकी अच्छी सोच हमें प्रबल और आगे श्रेष्ठ शिक्षक बनने का पूरा मौका देती है। इसलिए हम आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और जो हमारे हम उम्र और बड़े हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। चलो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और उस वीडियो के अंतर्गत हम क्रांति की डिटेल के बारे में आपसे चर्चाएं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।